अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू सिलेबस इसका चैप्टर नंबर 9 है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कवर करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आर्टिकल कवर करने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। आज के लेक्चर में ना सिर्फ एफएससी का पोर्शन कवर करेंगे बल्कि इस आर्टिकल में से एंट्री टेस्ट में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एंट्री टेस्ट के हवाले से ई कैट, एमडी कैट, नम्स या जितने भी यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट होते हैं आपको इस आर्टिकल में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए उनको भी हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, तो अपना कद्दू जैसा मुंह ठीक करें और यहाँ पर फोकस करें। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज। ये किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन है in which it exerts electrostatic force on other charges। एक ऐसा इलाका जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, एग्जर्ट करता है, उस इलाके को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मिसाल के तौर पर अगर आप नीचे डायग्राम में गौर से देखें तो इस डायग्राम में आपको नज़र आएगा कि मेरे पास एक चार्ज मौजूद है और इस चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन है जिसमें ये चीज़ों को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस जगह पर मेरे पास एक अदद पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इस मकाम के ऊपर एक अदद नेगेटिव चार्ज रखूं तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा मेन चार्ज हमारे इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी इस चार्ज के ऊपर लगेगी फोर्स। आसान अल्फाज में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा इलाका होता है जिसमें कोई भी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है दूसरे चार्जेस के ऊपर। अब अगर मैं यही चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर प्लेस कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस जगह पर ये पॉजिटिव चार्ज रखा है तो अब इसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि अब ये उसकी विसिनिटी से, अब ये उसकी रीजन से, अब ये उसके इलाके से बाहर जा चुका है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे आप, जैसे ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तब ही हमारा मेन चार्ज पॉजिटिव क्यू जो है वो इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकेगा, वरना नहीं लगा सकेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है किसी भी चार्ज के अराउंड जिसमें वो दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाता है, उनको ट्रैक कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखें कि जैसे ही आप फील्ड के बाहर आते हैं किसी भी पॉइंट पर, आप उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। जैसे ही फील्ड के फ़ौरन बाहर ही आप आ जाएँ, बाउंड्री से बिल्कुल बाहर आए, एक स्टेप भी बाहर आए, तो हम उस पॉइंट को क्या बोला करते हैं? इन्फिनिटी बोला करते हैं। तो ये वाला जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, चूँकि ये फील्ड से बाहर खड़ा हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि ये चार्ज कहाँ पर खड़ा हुआ है? इन्फिनिटी पर खड़ा हुआ है। और चूँकि ये चार्ज इन्फिनिटी पे खड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगती, यानी इस पर लगने वाली फोर्स ज़ीरो है। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि आपकी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आर्टिकल स्टार्ट ही वहाँ से होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने आपको बेसिकली बताना था कॉन्सेप्चुअली कवर करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अभी हमने बात की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ताकतवर है। और बाज़ किताबों में बाज़ जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी संबोधित करते हैं, यानी कि हम लोग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहलाती है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अब ये होती क्या है? तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मेरे पास एक मेन चार्ज है, इस चार्ज की कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज को मैं कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक अदर छोटा सा चार्ज रखा है जिस चार्ज को मैं बोलता हूँ टेस्ट चार्ज। दिस इज़ अ टेस्ट चार्ज। और याद रखें, इस टेस्ट चार्ज को मैं स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे पास एक मेन चार्ज है, ये वाला मेन चार्ज है और ये कैपिटल क्यू से शो होता है, और ये मेरे पास एक छोटा सा चार्ज है जिसका नाम मैंने रखा है टेस्ट चार्ज। अब मेन चार्ज भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, यानी फोर्स लगेगी, यानी कि हमारा ये मेन चार्ज इस हमारे मेन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर अब इस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरा ये चार्ज कितना ताकतवर है, ये जो मेन चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है,
या इंटेंसिटी कितनी है, या ये ताकतवर कितना है, तो बेटा आप ये फोर्स देखकर बताएंगे। अगर ये वाला चार्ज हमारे इस टेस्ट चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ये सारी बात है ज़्यादा ताकतवर होगा, तो इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और अगर ये कम फोर्स लगाएगा तो फिर ये कमज़ोर होगा और इसकी ताकत भी कम होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता हमें किससे चलता है, फोर्स से चलता है। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट का मतलब है एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है जी, एक कूलम का, इसलिए कि हम डेफिनेशन को सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ से आप देखें बड़ी आसानी से आप इसका फार्मूला निकाल सकते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला निकालना पड़ जाए तो अब आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि हमारा मेन चार्ज कितनी फोर्स लगा सकता है हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो इसलिए आप देखें इसकी डेफिनेशन है इट इज़ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज। तो आप इसको फोर्स को डिवाइड कर देते हैं चार्ज से, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला बन गया फोर्स पर यूनिट चार्ज। कितनी फोर्स लगती है कितने चार्ज पे। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज वो वाला लेना है जिस पे फोर्स लग रही है। तो आप खुद देखें ये लगा रहा है, लग इस वाले पे रही है, तो आपने स्मॉल क्यू लिखना है क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है। तो याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ये बात याद रखें कि ये हमारा मेन चार्ज नहीं होगा, इस फार्मूले में जो चार्ज की वैल्यू हम पुट करेंगे वो कौन से चार्ज की वैल्यू होगी, टेस्ट चार्ज की वैल्यू होगी। आई होप सो कि यहाँ तक आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। अब अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें तो बेटा आपको पता है कि जो फोर्स होती है उसका ऐसा यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, और जो हमारे पास चार्ज होता है उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो आप देखें इसका यूनिट बन गया न्यूटन ओवर कूलम। तो यहाँ से अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो इसका एस आई यूनिट हमारे पास आ जाता है न्यूटन पर कूलम। तो याद रखें द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो एस आई यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात और याद रखें कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एफ ओवर क्यू के अलावा एक और फार्मूला भी है जो आपको अगले आर्टिकल में पढ़ाऊंगा ग्रेडियंट वाले में, वो है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर या डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी। वी यहाँ पर पोटेंशियल है, और बेटा याद रखें पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो याद रखें इसका एक और यूनिट भी आ जाता है दैट इज़ वोल्ट पर मीटर। ये आपको जब मैं आगे आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना तब भी बताऊंगा, लेकिन अभी इसलिए बता दिया ताकि आपको ये याद रहे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दो यूनिट्स होते हैं, वन इज़ न्यूटन पर कूलम एंड दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। तो ये देखें हमारे पास दो यूनिट्स आ गए हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, दोनों यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। देयर आर टू यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, न्यूटन पर कूलम एंड देन देयर इज़ वोल्ट पर मीटर। सो आई होप सो कि यहाँ तक सारी बात जो है वो क्लियर हो चुकी है। फर्दर मूव करते हैं और यहाँ से हम इसके पहले तो बेस यूनिट निकालते हैं और फिर हम इसकी डायमेंशंस भी निकालेंगे। तो न्यूटन पर कूलम से ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूटन पर कूलम, वैसे वोल्ट पर मीटर से भी हो सकता है, लेकिन न्यूटन पर कूलम से हम निकालेंगे इसके बेस यूनिट्स। न्यूटन पर कूलम को आप इस शक्ल में लिख दें, न्यूटन ओवर कूलम। आपको पता है जो न्यूटन है दैट इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो कूलम होता है वो आपको पता है बराबर है एम्पेयर सेकेंड के। तो यहाँ से आप लिखेंगे किलोग्राम, मीटर को एज इट इज़ लिखें, एम्पेयर ऊपर जाएगा तो एम्पेयर की पावर -1 और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -3। और ये देखें ये आपके पास बन गया किलोग्राम मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड क्यूब। और यहाँ से आप इसकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। किलोग्राम का मतलब है मैस, मीटर का मतलब है लेंथ, एम्पेयर को ए ही लिखते हैं -1 और सेकंड है टाइम तो टी की पावर -3। और ये देखेंगे आपके पास इसकी डायमेंशंस भी आ चुकी हैं। तो याद रखिएगा इसकी डायमेंशंस, इसके बेस यूनिट्स, इनके एसआई यूनिट्स ये आपको सारे याद होने चाहिए। आई होप सो कि यहाँ तक सारा मामला क्लियर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब हम बात करते हैं इसकी क्वांटिटी के ऊपर। तो बेटा ज़रा गौर से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एक्चुअली इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब आपको पता है फोर्स एक अदद वेक्टर क्वांटिटी, और अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो चूंकि इसके ऊपर वेक्टर एरो लग गया तो याद रखिएगा इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो याद रखें इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो याद रखिएगा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है विच हैज़ अ डायरेक्शन अलोंग फोर्स। याद रखें जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है,
हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला भी निकालते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो चार्ज है ये इस जगह पर डिवाइड हो रहा है तो ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाली पर यूनिट फोर्स वो हमारे पास आ जाती है क्यू ई के इक्वल, और ई के ऊपर भी हम वेक्टर एरो लगा देते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला याद रखें, बहुत सारे एमसीक्यूज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये आपको यूज़ करना पड़ सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने स्टार्ट किया था अपना कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर हम आए। आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ चुकी। अब हम एक एमसीक्यूज इसके रिलेटेड सॉल्व करते हैं। कहता है एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का और उसके ऊपर एक फोर्स लगती है 10⁻⁻⁶ न्यूटन की, और आपने बतानी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो देखें बहुत ही आसान सोल्यूशन है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला आपको बता चुका हूँ, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स आप देखें 10⁻⁻⁶ न्यूटन की है, जबकि जो चार्ज आपको दिया गया है वो है 1 माइक्रोकूलम। तो आप यहाँ पर लिखें 1 माइक्रो की जगह लिखें 10⁻⁻⁶ और साथ लिख दें कूलम। अब यहाँ अगर आप गौर से देखें तो 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ फोर्थ हो गए, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी ओनली 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन पर कूलम, एंड दैट इज़ योर एग्जैक्ट आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1 न्यूटन पर कूलम। तो डेल्टा ऑप्शन आप देखें 1 न्यूटन पर कूलम है, तो डेल्टा यानी 1 न्यूटन पर कूलम, डी ऑप्शन इज़ योर आंसर। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा, मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था। आगे चलें। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के बारे में मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुका हूँ। लेट मी टेल यू अगेन कि पॉइंट चार्ज क्या है। तो पॉइंट चार्ज के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसका साइज़ बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस, यानी उन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा लेकिन उनका अपना ज़ाती साइज़ जो है ना वो डिस्टेंस की निस्बत छोटा होगा। ये बातें याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास ये एक अदद मेन चार्ज है, मेन चार्ज को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास एक स्मॉल चार्ज है, इसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, वी कॉल दिस चार्ज अ टेस्ट चार्ज। आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो हमारा पॉजिटिव यानी मेन चार्ज हमारे टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, यानी इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। इस फोर्स को आप कूलम फोर्स भी कहते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला निकाल लूँ तो आपके पास होता है F/Q, लेकिन F का फार्मूला निकालूँ तो F है कूलम्स फोर्स, और कूलम्स फोर्स होती है 1/4πε0 Q1, और Q1 हमारा कैपिटल Q है, Q2 वो स्मॉल Q है, और डिवाइड में आता है R²। ये कूलम्स फोर्स का फार्मूला है, जिसमें यहाँ पर देखें यहाँ Q1 Q2 आता है, तो Q1 हमारा कैपिटल Q है और Q2 हमारा स्मॉल Q है। तो ये हमारे पास आ गया Q कैपिटल Q स्मॉल Q। अब ये जो फोर्स का फार्मूला है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर्स की जगह। तो मेरे पास ये वाला फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला विल बिकम 1/, पहले तो आप फोर्स पुट करेंगे तो आपके पास ये आएगी 1/4πε0 Q1 जो कि कैपिटल Q है, Q2 जो स्मॉल Q है, डिवाइड बाय R², एंड देन यू विल डिवाइड इट विद Q स्मॉल Q। तो देखें मैंने किया क्या है, ये F जो था ना इसकी जगह मैंने ये फैक्टर लिख दिया। तो इस F की जगह ये वाले F की जगह मैंने यहाँ पर F की वैल्यू पुट कर दी, और डिवाइड में मेरे पास Q था तो ये डिवाइड में मैं Q ले आया। आई होप सो कि अभी आपको समझ आ गया है। ये Q जो है ये Q से फोर्थ हो जाएगा, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है दैट विल कम आउट टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। अब इस फार्मूले में देखें कि आपके पास कैपिटल Q आ रहा है, तो याद रखें इस वाले फार्मूले में टेस्ट चार्ज था, इस वाले फार्मूले में मेन चार्ज है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो ये एक फार्मूला आ गया। सो दिस इज़ वन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बिल्कुल इसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा फार्मूला भी निकालेंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि 1/4πε0 की अगर हम बात करें, इस वाले फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये K के बराबर होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा फार्मूला बन जाएगा KQ डिवाइड बाय R²। तो ये देखें ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा फार्मूला बन गया KQ डिवाइड बाय R²। तो ये भी आपने बेटा जी फार्मूला याद रखना है, KQ बाय R²।
तो यहाँ पर के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, याद रखनी है आपने। बेटा अगर मैं इसी फार्मूले की वेक्टर फॉर्म बनाना चाहूँ, जिस तरह अगर आपको याद हो तो आपने कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बनाई थी, तो इस फार्मूले की वेक्टर फॉर्म किस तरीके की दिखेगी। तो मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि किसी भी फार्मूले की वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है साथ डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो जब आप इसकी डायरेक्शन शो करेंगे तो आप इधर वेक्टर एरो लगाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और बेटा पोजीशन वेक्टर आर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पोजीशन वेक्टर आर जो कि डायरेक्शन को शो करता है। तो ये बात याद रखें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस पोजीशन वेक्टर इज एक्चुअली फॉर द डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन की। तो अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म बनाने का कहे तो आपने इस तरीके से वेक्टर फॉर्म बना देनी है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको बात जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वैसे इस फार्मूले की एक और शक्ल भी बनती है जो कि एंट्री टेस्ट वाले बच्चे अंडरस्टैंड कर लेंगे, एफएससी वाले बच्चे इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। याद रखिएगा जो पोजीशन वेक्टर होता है, जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है वो हमारे ओरिजिनल वेक्टर और उस ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनकी रेशियो के बराबर होता है। ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस पढ़े हैं उनकी किताब में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पुराने सिलेबस वाले जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं या जो बच्चे किसी और बोर्ड से हैं उनकी किताब में ये बात ज़रूर होगी। तो आर यूनिट वेक्टर जो है ये आर वेक्टर डिवाइड बाय आर के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करूँ, यानी ये इस वैल्यू को इधर यहाँ पर पुट कर दूँ, तो ये इक्वेशन मेरे पास थोड़ी सी चेंज हो जाती है। दिस इक्वेशन बिकम्स ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर डॉट आर वेक्टर ओवर आर। तो अब ज़रा देखें कि ये जो आपके पास आर स्क्वायर है और आर है, यानी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आर क्यू बन जाता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला आ जाता है, दैट इज़ के क्यू आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यू। तो ये वाला फार्मूला भी बाज़ जगह पर इस्तेमाल हो सकता है न्यूमेरिकल्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको आर वेक्टर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो अब देखें ये एक और फार्मूला आ गया, लेकिन ये एंट्री टेस्ट वाले बच्चों ने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एफएससी वाले बच्चे अगर इसको इग्नोर भी कर दें तो ठीक है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है कि आपको एफएससी वालों को भी समझना आए। मैंने समझाने की कोशिश की है, नहीं आएगा तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, इफेक्ट ऑफ अ मीडियम के ऊपर बात करते हैं। और ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ अ मीडियम सिर्फ एंट्री टेस्ट वाले बच्चों ने ही देखना है। अगर आपको एंट्री टेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप जंप कर जाएं इन एमसीक्यूज़ के ऊपर जो कि मैंने आगे करवाए हैं, तो आप इनको आगे ले जाएं। इफेक्ट ऑफ अ मीडियम के ऊपर बात करते हैं। याद रखें आपको मैंने बताया था कि इफेक्ट ऑफ अ मीडियम यानी अगर मैं दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम रख दूँ तो आपको पता है मैंने कहा था कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो या कूलम्स फोर्स हो, दोनों रिड्यूस हो जाती हैं। तो अगर आप कोई भी मीडियम लाएंगे दो चार्जेस के दरमियान तो आई विल से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसके ऊपर मैं कूलम्स लॉ में डिटेल में बात कर चुका हूँ। आप मेरा कूलम्स लॉ वाला आर्टिकल पढ़ सकते हैं जाकर। दिस इज़ नाउन एज रिलेटिव परमिटिविटी। ये किसी भी मीडियम का कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट ये बताता है कि कोई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने में कितनी मुश्किल क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट होने में कितनी मुश्किल हो रही है उस मीडियम में, उसका कांस्टेंट होता है रिलेटिव परमिटिविटी। आप ये आर्टिकल कूलम्स लॉ में जाके पढ़ सकते हैं। बहरहाल यानी अब ये फोर्स रिड्यूस हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है बच्चों वो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ एक और फैक्टर भी आएगा जिसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, और बाकी चीज़ सेम रहेगी, क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो बेटा जी याद रखें अगर मीडियम आ जाए तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं मीडियम। अब आपको पता है कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो चुकी है, तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम, यानी अगर मैं मीडियम की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम इज लेस देन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फ़र्क होता है कि मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज़ ऑलवेज लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम। बहरहाल हम यहाँ पर इस फार्मूले को मज़ीद थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम इस एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल दें तो ये वाला फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम इज इक्वल टू
1/ε r और अंदर हमारे पास बचेगा 1/4πε0.q/r²। नाउ बच्चों अगर आप सिर्फ इस फैक्टर को देखें, इतने फैक्टर को, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम का फार्मूला है क्योंकि एप्सिलॉन आर तो बाहर निकल चुका है। तो ये वाला फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम इज इक्वल, सॉरी मीडियम, इस जगह पर मीडियम लिखना है हमने, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। तो ये वाला फार्मूला इस बात को शो करता है कि हमारे पास वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो मीडियम की निस्बत ज़्यादा होती है, या मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैक्यूम की निस्बत कम होती है। और यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन आर का भी एक नया फार्मूला निकल आता है जो कि लास्ट टाइम फोर्स इन मीडियम ओवर फोर्स इन वैक्यूम था ना, यहाँ पर अब वो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से बन जाएगा। तो अगर आप वो फार्मूला निकालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख भी देता हूँ। एप्सिलॉन आर का फार्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, और फिर वही बात के दोनों सेम चीज़ें हैं ऊपर और नीचे, तो इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा जो कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। सो आई होप सो कि ये आपको इफेक्ट ऑफ अ मीडियम वाली बात जो है ये भी क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और ये एक एमसीक्यूज है हमारे पास, इनफैक्ट 2 एमसीक्यूज हैं तो इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ न्यूट्रॉन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻² न्यूटन पर कूलम। तो अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है, न्यूट्रॉन के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। तो बेटा मैंने आपको फोर्स का फार्मूला बताया हुआ है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी F इज इक्वल टू क्यू। अब न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी हो फोर्स जीरो ही होगी, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है। तो आप देखें सिंपल डेल्टा ऑप्शन आपका आंसर है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो आंसर विल बी जीरो। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, द फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अ फील्ड ऑफ 10⁸ न्यूटन पर कूलम। ये सॉल्व हो सकता है, हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है और फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं क्यू ई होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी है फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर में, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है 10⁸8। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने 10⁻⁻19 और 8 को इक्वेट करना है। तो जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो आपको पता है इट विल कम आउट टू बी 1.6 मल्टीप्लाई -19 और 8 होता है -11 न्यूटन, आपका आंसर आ जाएगा। तो बीटा ऑप्शन देखें, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं क्योंकि एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। फिर एंट्री टेस्ट के हवाले से हमारे पास कुछ ग्राफ्स भी आते हैं जो कि हमने पढ़ने होते हैं, और वो ग्राफ्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ना कुछ रिलेशनशिप्स बताने पड़ेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल फार्मूला लिखूं तो सिंपल फार्मूला हमारे पास है 1/, अगर मैं मीडियम की ही डायरेक्ट बात कर लूँ तो वो है 4πε0 डॉट Q/r²। तो अब हमारे पास ग्राफ क्या पूछा जाता है, ग्राफ आपसे पूछा जाता है, बल्कि पहले आपको रिलेशनशिप्स ही बता देता हूँ डायरेक्ट। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। बेटा फिर आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर के हिसाब से ये चेंज होती है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। और अगली बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीडियम। तो अगर आप मीडियम लगाते हैं तो फिर वो चेंज हो जाती है। तो ये तीनों रिलेशनशिप्स आप इस में से निकाल सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में से निकाल सकते हैं। ये तीनों रिलेशनशिप्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब इन्हीं को देखते हुए हम कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं जो कि डिस्टेंस के साथ लिए जाते हैं ज़्यादातर। तो अब पहला ग्राफ आपसे वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर स्क्वायर। तो आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर स्क्वायर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। याद रखिएगा जब भी दो चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ एक कर्व बनता है, और ये इस तरह का कर्व है क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ में हमेशा इस तरह का कर्व बनता है। इस कर्व का नाम याद रखें, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ई और आर स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है इट बिकम्स टू बी अ हाइपरबोला। ये हमारे पास एक हाइपरबोला होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि इस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरफ हमारे पास आर स्क्वायर की बजाय सिर्फ और सिर्फ आर है, तो अब क्या बनेगा। तो
तो बेटा याद रखें अब आर स्क्वायर नहीं है बल्कि अब आर है, और जब आर स्क्वायर की बजाय आर होगा तो हमारे पास जो हाइपरबोला बनेगा ये ज़्यादा स्टीप बनेगा। हाइपरबोला विल समथिंग बी लाइक दिस। तो इस सिनेरियो में जस्ट गिव मी अ मिनट, तो हमारा हाइपरबोला बनेगा इट विल बी मोर स्टीप। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि मोर स्टीप हाइपरबोला। और ये ग्राफ्स बहुत ही सिंपल, और हुक्स लॉ में हुक्स लॉ कह रहा हूँ, कूलम्स लॉ में भी सेम यही ग्राफ बनते हैं फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान, सेम यही ग्राफ दोनों सिनेरियोज में। और आखिरी ग्राफ बच्चे याद रखें कि अब हमसे पूछता है वो कि इस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जबकि इस तरफ मेरे पास 1/r² मौजूद है। अब देखें ज़रा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये r² के तो इन्वर्स है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे फैक्टर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और आपको पता है जब भी दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो देन ग्राफ इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है क्योंकि E इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये हमारे पास ग्राफ्स हैं, ये 3 ग्राफ आपने एंटी टेस्ट के वाले से इसमें याद रखने हैं। आई होप सो कि ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।